नमस्ते दोस्तों। मैं आप सभी का बार्क समाचार के बिल्कुल नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में देखेंगे कि कैसे इमरान खान के कार्यकाल में बड़े भ्रष्टाचार पर पाक मीडिया रोया, कैसे पाक मीडिया पीटीआई के शासन पर जमकर बरसे, कैसे इमरान खान की नीतियों ने पाकिस्तान को एक असफल राज्य और बैंकरप्सी की ओर अग्रसर किया। तो अंत तक बने रहें, वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया विवरण बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके हमारा समर्थन करें। हंगामा है। इमरान खान साहब की पार्टी जो है इस वक्त कहा यह जा रहा है कि मुश्किल में फंस चुकी है। और जो फॉरेन फंडिंग केस है उसमें इनके तकरीबन 53 अकाउंट्स में से इन्होंने सिर्फ 12 अकाउंट अपने जो हैं वो डिक्लेयर किए थे इलेक्शन कमीशन में। उसके अलावा 1 बिलियन और 64 करोड़ की भी बात हो रही है कि वो भी नहीं इन्होंने बताया। फॉरेन फंडिंग केस पे इनके ऊपर तरह तरह के इल्जाम आ रहे हैं जिसमें कि अभी कुछ इतना क्लियर नहीं है सिवाय इसके कि ये सादिक और अमीन नहीं रहे। क्योंकि ये फॉरेन फंडिंग्स लेते वक्त कहा यह जा रहा है कि जो सिग्नेचर्स हैं वो इमरान खान साहब के थे। और उसके बाद जब डिक्लेयर नहीं किया गया तो जाहिर है ये एसेट्स इन्होंने छुपाए हैं। साथ ही साथ सर मरियम नवाज की एक और ऑडियो जो है वो लीक की गई है और उसमें वो जर्नलिस्ट के बारे में बात कर रही हैं, स्पेशली जियो टीवी के इन लोगों को जो है वो टीवी पे ना बिठाया जाए और मीर शकील रहमान से बात की जाए। लेकिन खैर वो लोग आज तक उस शो में आ रहे हैं रिपोर्ट कार्ड में। साथ ही हम बात करेंगे रेहाम खान की गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई, बड़ा अफसोसनाक वाकया था। लेकिन ये सब कुछ कौन करवा रहा है और क्या हो रहा है इस पे हम आपसे बात करेंगे। तो सर सबसे पहले फॉरेन फंडिंग केस की बात करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सभी दर्शकों को, देखने वालों को, व्यूअर्स को हैप्पी न्यू ईयर। और पहला प्रोग्राम साल का है। तमाम नेक तमन्नाओं, शुभकामनाओं के साथ कि कोविड और कोविड के बाद वेरिएंट और वेरिएंट के बाद जितनी भी ओमिक्रॉन और जितने भी इमिक्रॉन हमारे मुल्क में हैं, उसको इमिक्रॉन भी एक बहुत बड़ा वायरस है जिसके लोगों के जहनों से निकालना है। क्योंकि हम फेक नैरेटिव क्रिएट करके लोगों के जहनों में बिठाते हैं और फिर उसको एम्बेड कर देते हैं एक वायरस की तरह, फिर वो फैल जाता है। तो ये भी एक वायरस है, क्योंकि ये आपके सोचने समझने की सलाहियत को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। आप सोच नहीं सकते, आप इससे आगे देख नहीं सकते। आपको मुल्क से ज़्यादा ये नज़र आता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर हैंडसम कितना है। वो नीले शलवार कमीज़ में अच्छा लगता है कि कोट में अच्छा लगता है, या वो चलते हुए स्लो मोशन में या गाड़ी से उतरते। लेकिन कौमें इस तरह से तामीर तो नहीं होती ना। कौमें बहुत सारी चीज़ें, मेरे मतलब मैं क्या लोगों को बार-बार वही बात बताऊँ, समझाऊँ। लेकिन अब ये फॉरेन फंडिंग केस जो है, इतना बड़ा एक स्कैंडल है, उसको जिस तरह से उसको पेश किया जा रहा है और जिस तरह से अल्फाज लोगों के ज़हनों में बिठाए जा रहे हैं, फवाद चौधरी साहब जैसे लोग कह रहे हैं कि हम सुरखरू हो गए। यानी कि इंतहाई शर्म का मुकाम है कि एक ऐसे करप्शन के स्कैंडल से, जो कि जिसकी बुनियाद पे आपकी हुकूमत कायम हुई है, उसमें आप अपने चंद 1-2 उसमें से लूप होल्स निकाल के समझ रहे हैं कि आप उससे सुरखरू हो गए, जबकि सुरखरू नहीं हुए। ये हमारे लिए एक शर्म का मुकाम है, ये हमारे लिए एक परेशानी की बात है। इसकी आपको वजाहत करनी चाहिए थी, या अगर नहीं भी गलती भी हुई थी तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था और उसको करेक्ट करना चाहिए था। लेकिन उसको ढिठाई से तस्लीम करना, ये हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है कि हम अपनी इन गलतियों को मानते नहीं हैं और बल्कि उसको डिफेंड करते हैं। तो इस पे जितना भी कहा जाए कम है। आपने खुद देख लिया कि जो अकाउंट्स की तफसीलात हैं, जो बैंक अकाउंट्स की बातें हैं, जो अमाउंट्स हैं, जो सिग्नेचर्स हैं, जो जो रकूम मुहैया की गई थी। आप इस मुल्क के साथ मजाक करते हैं, लोगों के जज्बात के साथ, एहसासात के साथ मजाक करते हैं, जब उनको चैरिटी के नाम पे, जब उनको ये धोखा देते हैं कि ये कैंसर के नाम पे बनेगा, जो उनको धोखा देते हैं कि ये लोगों के कुएं खोदेंगे, उनको पानी मिलेगा, उनको स्कूल पे, हम बच्चों की तालीम पे, हम यहाँ रहते हैं नॉर्थ अमेरिका में। यहाँ रमज़ान शुरू होता है, रमज़ान या जितने भी ऐसे महीने आते हैं जब हमारा दिल और नर्म हो जाता है, तो लोग टीवी पे आके, चैनल पे वो चैरिटीज़ आके शुरू हो जाती हैं। कोई अफ्रीका का एक कहत ज़दा बच्चा दिखा देंगे, कोई पाकिस्तान की एक ऐसी बच्ची दिखा देंगे जो स्कूल की तरफ हसरत से देख रही होगी, और हमारा दिल कहेगा चलो मोम हो जाएगा, इनको पैसे। बड़ौदा स्पोर्टिंग गुड्स इंडियन लिखा है। अच्छा, पर पैसे दे हम बहुत पैसे दे देते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी, एक फोरम पे अभी बात भी हो रही थी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की औकात क्या है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो आपको बिलियंस ऑफ डॉलर सालाना भेजते हैं, जिसकी बुनियाद पे एक आपकी जो इकोनॉमी है उसको सहारा मिला हुआ है, टिकी हुई। लेकिन
फ़ौरन जो आपको हम पैसे भेजते हैं, ये फ़ौरन रिज़र्व में जाना चाहिए, फ़ौरन फंडिंग की तरह इमरान खान के पास नहीं जाना चाहिए। तो ये एक ज़ुल्म हुआ है। दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि जो पाकिस्तान में यूएनडीपी के फॉर्मर डायरेक्टर है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की जो एलीट है वो तमाम मसाइल की जड़ है। इस टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की साजिद तारड़ साहब से। तारड़ साहब, आपके वक्त का सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अरे तारड़ साहब, ये बताइएगा, पहले जरा इमरान खान साहब की बात पे आते हैं कि वो कहते हैं 27 साल बाद ये यू टर्न लिया है कि देखें, मैं करप्शन से नहीं लड़ सकता, ये मुआशरे को लड़ना, मुआशरे को जान पैदा करनी होगी। और दूसरा, तारड़ साहब उन्होंने ये बात भी की है कि सोशल मीडिया से लड़ाई करनी है। ये वही सोशल मीडिया जिसकी वजह से ये वजीर आजम बने हैं, और आज ये समझते हैं कि ये सोशल मीडिया फहाशी और रियानी और जो सेक्स क्राइम्स है वो फैला रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? ये खान साहब की इस सोच को कैसे आप अनर्थ करेंगे? खान साहब, पहले भी आपको चीमा साहब शायद पता हो कि पाकिस्तानी सियासत में सबसे ज्यादा मशहूर थे यू टर्न, अपनी चीज फौरन कहते, और बल्कि यहाँ तक कहते थे कि यू टर्न मारना एक लीडरशिप की एक एबिलिटी, क्वालिटी होती है। मैं एग्री करता हूँ, हालात चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो 4-5 साल पहले चीजें थी, आज चीजें वो नहीं है। आप इन चीजों पे तो यू टर्न कर लें, लेकिन आप सुबह शाम यू टर्न करेंगे तो फिर वो हालात, लोग आपकी बातों पे यकीन नहीं करेंगे। खान साहब बिल्कुल, खान साहब ने पाकिस्तान पे टावल बड़ा अरसा पहले फेंक दिया था। खान साहब ने एडमिट किया था कि पाकिस्तान को माफिया चला रहे हैं, और वो सारे माफिया इनकी कैबिनेट में मौजूद हैं। खान साहब दुनिया के लिए मदीना, रियासत मदीना, बल्कि यहाँ तक खबरें आ रही हैं कि इनके कौन से एडवाइजर थे जिन्होंने कहा था कि आप पाकिस्तान में जाके मजहब काटिए, कहाँ शुरू करें, वो भी सामने आ रही हैं चीजें। खान साहब के ऊपर फॉरेन फंडिंग का केस, उसके शवाहिद मौजूद हैं। जो लोग इलेक्शन कमीशन ने चीजें निकाल ली हैं, कई चीज। अब उसमें खान साहब का सबसे बड़ा पहला यू टर्न ये था कि इन्होंने एक तो कहा कि माफियाज, और आज आप कह रहे हैं कि सोसाइटी खुद डील करे। तो खान साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे पहले बच्चियों के ऊपर उनके कत्ल होते थे, उनको भी कहा सोसाइटी का प्रॉब्लम है। श्रीलंकन शहरी का जो सियालकोट में है, उसको भी इन्होंने कहा कि सोसाइटी का मसला है। लेकिन ये बताएं कि सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी को गवर्न किसने करना होता है, सोसाइटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को एस्टेब्लिश किसने करना होता है, गवर्नमेंट किस चीज का नाम है। खान साहब, अगर आपने ये कहना है कि सोसाइटी अपने आप को खुद ही अपने मसले ठीक करे, तो गवर्नमेंट की डेफिनेशन भी लोगों को बता दे कि व्हाट इज कॉल्ड गवर्नेंस, व्हाट इज कॉल्ड गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस। आप प्राइम मिनिस्टर की भी डेफिनेशन फिर लोगों को बताएं कि उसके जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। लीडरशिप को भी डिफाइन करें कि आप फिर रियासत मदीना और हजरत उमर की मिसालें, आप सारे मिस्त्री हैं रियासत मदीना के, आप सीमेंट गारे का कारोबार कर रहे हैं, तो लोगों को बताएं आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, आप किस मर्ज की दुआ है। 3 साल के बाद आज आप तो इस चीज की बात कर रहे हैं। चीमा साहब, मेरे लिए आज तशवीशनाक बात यह थी कि खान साहब की स्टेटमेंट रीसेंट आई है कि सब्जी बेचकर मुल्क अमीर नहीं हो सकता। खान साहब ने रीसेंट अपने तकरीर में कहा है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद दौर के सिस्टम चल रहे हैं। तो आप क्या करने आए थे? आप गडेरिया बेचने आए थे यहाँ पे? आप ये तब्दीली का नाम लेकर आए थे? आप लीडरशिप, आप कहते थे जी मेरे पास टीम तैयार बैठी है, ये सारी टीम, इलेक्शन से पहले आपने कहा था टीम तैयार बैठी। आपने कहा था कि मैं वेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूं। आपने कहा था कि मैं बाहर से, आपके एक मिनिस्टर ने तकरीरें कर करके कहा था कि हम मुंह पे मारेंगे कर्जे। आज आप घुटनों के बल पड़े, आपकी चीखें निकल रही हैं, आपने मुल्क लीज पे दे दिया। तो मेरा मकसद है ये एक ऐसा सिस्टम, और आप हर कैबिनेट में कैबिनेट की मीटिंग में आप मिनिस्टरों से कहते हैं बाहर निकल के जाके बताएं कि लोग ये पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क, हालांकि सारी दुनिया को पता है कि आप चौथा आप एक्सपेंसिव मुल्क है। आप अर्जेंटीना, टर्की, और उसके बाद आपका नंबर आ रहा है नीचे। तो आप $1159 पर कैपिटा आपकी इनकम, जो बांग्लादेश, इंडिया, हर चीज से पीछे है। तो खान साहब, आपका मेरा मकसद, और ये तब्दीलियां किसने लानी थी? आपने पहले कहा कि बकरियां पालो, अब मुर्गियां पालो, आप कट्टे पालो, पहले आप ये बताते रहे हैं, आज आप कह रहे हैं सब्जियां बेचने से मुल्क अमीर नहीं होता। तो आपको किसने मना किया था कि आईटी के स्कूल ना चलाएं यहाँ पे? आपको किसने कहा था कि आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ना लेकर आए? अब 4थे साल में आप चाइना जाने की तैयारी कर रहे हैं,
और लोगों को बता रहे हैं कि मैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मिसाला वहां से लेकर आऊंगा, वहां से डिजाइन बनवा कर लाऊंगा। खान साहब ये चीजें इस तरह नहीं चलती। एडमिट कर ले कि आपने गलतियां क्या की हैं। आपका टाइम अब आ चुका है लोगों को ब्लेम करना, सिस्टम को ब्लेम करना। अब आप उसकी तैयारियां शुरू करें। अब ये बहुत लेट हो चुका है कि लोगों को बताना सब्जियां महंगी नहीं होती, सब्जियों से क्या होता है, मुर्गियों से क्या होता है। अब ये इट्स टू लेट। पाकिस्तान में देखें, दुनिया में महंगाई तो बिल्कुल इंटरनेशनल फिनोमेना है। पाकिस्तान में जो साथ करप्शन का काम है, मेरा ख्याल में वो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। खास साहब ना आपके कंट्रोल में है ना सोसाइटी के। मैं इसकी छोटी सी एक मिसाल बताना चाहूंगा, अगर आप मुझे टाइम दें। ये मिनी बजट और बजट क्या चीज, इसको ये क्या गोरख धंधा बनाया उन्होंने। सबसे पहले तो बजट, जब भी आप बिजली और पेट्रोल महंगा करते हैं तो बजट की तहस नहस हो जाता है। कारोबारी लोग क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट को महंगा करके वो तो कैचअप कर जाते हैं। मुलाजम पेशा लोग क्या करते हैं कि वो रिश्वत का रेट महंगा कर देते हैं। वो रिश्वत खुद लेते भी हैं, रिश्वत देते भी हैं, वो भी कैचअप कर जाते हैं। जो गरीब का बच्चा अनएम्प्लॉयड है, जो पीटीआई का सपोर्टर है, वो क्या करेगा? वो क्या करते हैं, फिर वो जराइम की तरफ नजर मारता है। वो लॉ एंड सोसाइटी का बैलेंस खराब होता है। तो ये आपके पास ये तीनों चीजें मौजूद है, यही हो रहा है सोसाइटी में, और आपके पास इसका कोई फार्मूला मौजूद। ना आप जाबे दे सके हैं, ना मैन्युफैक्चरिंग कर सके हैं, ना माफिया कंट्रोल कर सके हैं, ना करप्शन कंट्रोल कर सके हैं। एनआरओ की आपने स्टैंप हाथ में पकड़ी हुई है, वो आपने नवाज शरीफ को भी दी, शहबाज शरीफ साहब को भी एनआरओ दिया, जरदारी साहब को भी एनआरओ दिया। और खासकर, और अगली बात जो मैं बताने लगा हूं, पाकिस्तान की ट्रेजेडी क्या है। मैं जावेद चौधरी साहब के एक आर्टिकल उसका हवाला दूंगा। उन्होंने कहा कि देखें पाकिस्तान में डील क्या होती है चीज। कहते जी डीलें हो रही, बातें हो रही, डीलें हो रही। अब डील किन से होती है, जरा उसके तरफ तवज्जो दें। मैं हैरान हो गया उस बात पे। चीमा साहब डील इससे कहते हैं जी कि पहले आप नलायक लोगों को देखते हैं। एस्टेब्लिशमेंट नलायक सियासतदान देखती है और सियासतदान नलायक एस्टेब्लिशमेंट को देखती है, जो उनके लिए खतरा ना हो। तो नॉन डिजर्विंग लोगों को लेके आया जाता है ताकि वो मुल्क को बद से बदतरीन पे ले चले। ये डील को डिफाइन जो जावेद चौधरी साहब ने जिस तरह किया है, मैं समझता हूँ बहुत बड़े खूबसूरत अंदाज से, कि उन्होंने लिखा कि फला एस्टेब्लिशमेंट बंदे का नंबर क्या था, उसको किस तरीके से आगे लाया गया, फिर उसको दूसरे ने किस तरह मारा, उसने दूसरे को किस तरह मारा। तो नलायक से नलायक तरीन बंदा। फिर उसके एंड पे उन्होंने मिसालें दी बुजदार साहब की, आजाद कश्मीर के सदर की, उन्होंने चीफ मिनिस्टर सूबा सरहद की दी, कि किस तरीके से नीचे से बंदा लाया जाता है जो थ्रेट न बने, जो आपका यस मैन बन के आपके दरवाजे पे खड़ा है, और वही बंदा फिर आगे पाकिस्तान में आपकी किस्मतों के फैसले करते हैं और वो अब बाहर आते हैं। अब उसके बाद दूसरा जो आपने जो बात की चीमा साहब, मैंने तो उस पर भी बड़ी रिसर्च की है। मैं समझता हूँ कि हमारे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट के जिन्होंने आर्टिकल लिखा है, उन्होंने बिल्कुल सही लिखा है। मेरी अपनी असेसमेंट में, क्योंकि मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूँ और मैं बिल्कुल ट्रैवल करता हूँ यूरोप में भी, इंग्लैंड में भी, और खासकर मैं आप जिस एलीट का उन्होंने जिक्र किया है, उस एलीट को मैं पर्सनली बड़ा जानता हूं। उनके बच्चों को, उनकी बीवियों को, उनकी प्रॉपर्टीज को मेरे फिंगर टिप्स पे। अब वो एलीट क्या करती है, तकरीबन वो 2000 बंदा पाकिस्तान में मौजूद है जिनकी बीवियां और बच्चे फॉरेन नेशनल हैं। उनके पास या कनेडियन, अमेरिकन, या उनके पास यूरोप की नेशनैलिटी है। उनकी आमदनी भी डॉलरों में, उनके अकाउंट भी बाहर है, प्रॉपर्टियां भी सारी बाहर। पाकिस्तान में वो जाते हैं सिर्फ वो एक वारदात डालने के लिए, और वन वे टिकट जेब में रखते हैं। बिल्कुल इसकी निशानदेही उन्होंने की है, जो आर्टिकल जिसके आपने बात की। और वो अब देखें, जब आप पाकिस्तान में जाएं सिर्फ पैसे बनाने के लिए, तो फिर आप पाकिस्तान के मुफाद में तो नहीं ना कोई फैसला करेंगे। आप तो फैसला वहां करेंगे वेयर यू बिलोंग। उसका एक अगर किसी को मुगालता हो तो जरा ये देखें कि आपके रिटायर्ड लोग कहां जाके रह रहे हैं। वो पाकिस्तान में रह रहे हैं। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। वो पार्लियामेंट जिसकी तकदीस की कस्में खाई जाती थीं, जिसकी हुर्मत के लिए जान देने की बातें की जाती हैं, जिसकी जमहूरियत के लिए खिदमात गिनवाई जाती हैं, कतई नज़र इसके कि जमहूर के लिए इसने कोई झक मारी हो या नहीं। इस बिल्डिंग की, पार्लियामेंट की, शायद बज़ाते ख़ुद को इतनी हैसियत नहीं जब तक इसमें कुछ अफराद पहुंच करके अपने आप को पार्लियामेंटेरियन ना कहलाएं।
ये वो लोग होते हैं जो अवाम के चुनिंदा होने के दावेदार होते हैं, जिन्हें अवाम अपने मसीहा के तौर पर चुन करके इस एक इमारत में, जिसे हम पार्लियामेंट कह करके पुकारते हैं, इस इमारत में भेजते हैं ताकि वो हमारे दुख दर्द से बेपरवाह होकर के अपनी 700 नस्लों की अफजाइश का काम करें, चोरी करें, डाका डालें, हराम खाएं, अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए अवाम की गर्दन पे पैर रख करके मोड़ दें, उनकी शहरत को काट डालें, मुल्क को बेच डालें, कुछ भी करें। लेकिन बहरहाल ये इमारत बताया जाता है, और इस इमारत से निकलने वाले मकीन, जो पता नहीं मकीन है या शायद इसका बिल्कुल उलट, बताया जाता है कि वो सुप्रीम है।